स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस हमेशा से ही बेहतरीन करता है और आगे भी बेहतरीन करती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के द्वारा मिशन CHO नाम से बुक अवेलेबल है, जो कि स्पेशली CHO पैटर्न के आधार की पैटर्न पर है, जिसमें कम्युनिटी को स्पेशली इंक्लूड किया गया है और अदर दोस्त जगह OBG पीडिया साइकेट्री उनके भी कीबोर्ड इसमें शामिल किए गए हैं और 3000 MCQ हैं और जो भी नए हेल्थ प्रोग्राम हैं और जो भी हेल्थ नई स्कीम है उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और जो बच्चे एम्स या PGI और अदर BHU वगैरह की तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के द्वारा अलग से स्पेशली बुक आई है, जो कि एनक्लेक्स पैटर्न पे आधारित है। बहुत से बच्चे एनक्लेक्स को नहीं पढ़ पाते हैं और जो ये मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस के द्वारा जो नोट्स प्रोवाइड किए गए वो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए और वो हर एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको अंडरलाइन भी किया गया है और जो भी इमेज है पॉइंट के हिसाब से उनको भी उसमें एक आगे सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। मैं जसवंत स्वामी टू अडाइयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इम्यूनाइजेशन। आप सबको पता है कि एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो मेन स्ट्रेंथ होती है वो होती है लोगों से मिलना, और जो लोगों से मिलने का अपना मेन जरिया होता है वो आपका होता है इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन का मेन पर्पज क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR को कम करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CHO पैटर्न के अकॉर्डिंग। इससे डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम CHO में। इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस टू इंड्यूस इम्यूनिटी by stimulating immune system through the administration of antigen. जब कोई भी अपन एंटीजन या वैक्सीन लगाते हैं और जिससे जो इम्यूनिटी अपनी बॉडी को मिलती है उसे अपन क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है और इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया जाता है? जब पूछा जाए इम्यूनाइजेशन डे का तो आपका आंसर होगा 10 नवंबर। क्या आंसर होगा आपका? 10 नवंबर। और अगर इम्यूनाइजेशन वीक की बात की जाए तो आपका आंसर होगा अप्रैल लास्ट वीक, या तो अप्रैल लास्ट वीक होगा या आपको उसमें डेट दे देंगे तो डेट में आप अगर पूछे तो आपका 24 से 30 अप्रैल राइट करना है। 30 अप्रैल। ठीक है, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि 2 टर्म आती है, एक तो वैक्सीन और एक वैक्सीन और एक वैक्सीनेशन। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस होता है। वैक्सीन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस, a biological substance which provide immunity, बायोलॉजिकल सब्सटेंस से मतलब क्या होता है कि कोई भी चाहे लाइव वैक्सीन हो, चाहे टॉक्सोइड वैक्सीन हो, चाहे बैक्टीरियल वैक्सीन हो, ये सारी वैक्सीन क्या होती है? एक एजेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या वायरस से तैयार की जाती है, इसलिए ये क्या है?
बायोलॉजिकल सब्सटेंस है। और ये बायोलॉजिकल जब सब्सटेंस बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। इस सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और इस वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, it is a procedure to administration of vaccine. Administration of vaccine. इस वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। वैक्सीन को एडमिनिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं। और जो ये वैक्सीन जो बॉडी में डालने के बाद जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस जब बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अपन वैक्सीनेशन कहते हैं। और जो इम्यूनिटी बनती है शरीर में और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अपन इम्यूनाइजेशन कहते हैं। जो रिजल्ट बनता है उसे अपन क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, दो आपसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैक्सीन वर्ड किसने दिया था और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था। वैक्सीन वर्ड किसने दिया था और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था। वैक्सीन वर्ड पॉइंट वैक्सीन वर्ड किसने दिया था और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, तो इसमें आप क्या आंसर करोगे, लुईस पास्चर। वैक्सीन वर्ड किसने दिया था, याद रखना, लुईस पास्चर। और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, वैक्सीनेशन वर्ड पॉइंट बाय एडवर्ड जेनर। वैक्सीन वर्ड किसने दिया था, लुईस पास्चर। और वैक्सीनेशन वर्ड किसने दिया था, एडवर्ड जेनर। अब अपन इम्यूनाइजेशन के कुछ माइलस्टोन पढ़ते हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। और ये आपकी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इम्यूनाइजेशन से डेफिनेटली 5 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन, माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन। के अंदर 1974 आपका ईपीआई स्टार्ट हुआ, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 1974। अपन इसे ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। ग्लोबल या क्वेश्चन कई बार आता था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वर्ल्ड के अंदर। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, वर्ल्ड के अंदर स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ग्लोबल या एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन वर्ल्ड या ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये प्रोग्राम 1974 में आया था और इसमें आपके 5 वैक्सीन इंक्लूड थे। कौन कौन सी थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, बीसीजी और ओपीवी। बीसीजी और ओपीवी। जब 1974 में ये प्रोग्राम आया था इसमें 5 वैक्सीन इंक्लूड थी, ठीक है। और 1978 के अंदर 1978 के अंदर 1978 के अंदर ईपीआई इंडिया के अंदर आया था, ईपीआई
इंडिया के अंदर, ईपीआई इंडिया के अंदर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या थी, एक वैक्सीन इंक्लूड कर दी गई, टाइफॉइड वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन इंक्लूड कर दी गई 1978 के अंदर। और टोटल वैक्सीन ये कितनी हो गई, 6 हो गई आपकी, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, बीसीजी, ओपीवी और आपकी टाइफॉइड। और 1982 में टिटनेस वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वोमेन के लिए स्टार्ट कर दिया, और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए स्टार्ट कर दिया। 1982 में टिटनेस वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं कि 1985 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये था, 1985 में कौन सा प्रोग्राम आया था आपका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और 1985 के अंदर ही आपकी मीजल्स वैक्सीन है, मीजल्स वैक्सीन है, उसको ऐड किया गया, मीजल्स को ऐड किया गया, ठीक है। और 1985 के अंदर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी वैक्सीन को तो रिमूव किया गया और कौन सी वैक्सीन को ऐड किया गया। यूआईपी के अंदर कौन सी वैक्सीन को तो ऐड किया गया और कौन सी वैक्सीन को रिमूव किया गया, बाहर निकाला गया। तो आपका इसमें आंसर क्या रहेगा कि मीजल्स वैक्सीन को तो 1985 में ऐड किया गया, मीजल्स खसरे के टीकों को तो 1985 के अंदर ऐड किया गया। और टाइफॉइड वैक्सीन को बाहर निकाल दिया गया, रिमूव कर दिया गया, टाइफॉइड वैक्सीन को बाहर निकाल दिया गया। अब यहाँ से आपके 10 तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपका एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन वर्ल्ड या ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपका कब आया, 1974 के अंदर। दूसरा क्वेश्चन ईपीआई इंडिया के अंदर कब आया, तो 1978 के अंदर। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, तो 1985 के अंदर। अब यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, देखो कि विच वैक्सीन इज नॉट ए पार्ट ऑफ expanded immunization program 1978। ऑप्शन में आपके क्या क्या दे दी होंगी, बीसीजी, मीजल्स, टाइफॉइड, डी आपको दे दिया ओपीवी। कि 1978 के अंदर कौन सी वैक्सीन ईआईपी का पार्ट नहीं थी, कौन सी वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का पार्ट नहीं थी। तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, मीजल्स वैक्सीन, क्या रहेगा, मीजल्स वैक्सीन। और इसी क्वेश्चन को अब चेंज कर दिया जाए 1978 के जगह आपका यूआईपी दे दिया जाए, यूआईपी दे दिया जाए, तो इसमें अब आंसर क्या होगा, अब आंसर इसका क्या होगा 1985 के अंदर। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, टाइफॉइड वैक्सीन होगा। ध्यान से सुनिए, अगर क्वेश्चन आए या एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 के अकॉर्डिंग, तो आपका आंसर इसमें क्या रहेगा, 1900 मीजल्स वैक्सीन राइट रहेगा, वो नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन आए यूआईपी 1985 के अकॉर्डिंग, तो टाइफॉइड वैक्सीन को रिमूव कर दिया गया था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ
1985 के बाद 1990 के अंदर विटामिन ए को शामिल किया गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में। 1990 के अंदर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई और 1992 के अंदर यूआईपी को, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सीएसएसएम में शामिल कर दिया गया। सीएसएसएम में शामिल कर दिया। सीएसएसएम क्या होता है? चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। एक बार इसकी फुल भी पूछ लेते हैं। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम। सीएसएम आया था 1992 में और 1992 के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को सीएसएम में ऐड कर दिया गया। सीएसएसएम में ऐड कर दिया, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम में ऐड कर दिया गया। और 1995 के अंदर पल्स पोलियो कंपेजियन प्रोग्राम आया। पल्स पोलियो कंपेजियन स्टार्ट हुआ। पल्स पोलियो कंपेजियन स्टार्ट हुआ। जो इसका फर्स्ट राउंड था, पल्स पोलियो कंपेजियन का फर्स्ट राउंड था, वो था 19 दिसंबर 1995। और जो इसका सेकेंड राउंड था, पल्स पोलियो कंपेजियन का सेकेंड राउंड था, वो कब था? 20 जनवरी 1996 के। और 20 जनवरी 1996 के अंदर ही फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया था 20 जनवरी 1996 को ही फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया था। याद रखना कि पूछा जाए कि फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा? 20 जनवरी 1996 के अंदर ही। और 20 जनवरी 1996 के अंदर पल्स पोलियो कंपेजियन का सेकेंड राउंड था। फर्स्ट राउंड कब था? 19 दिसंबर 1995 को। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 1997 के अंदर आपको यूआईपी को आरसीएच के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यूआईपी को 1997 के अंदर यूआईपी को रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, और आरसीएच जो फर्स्ट कब आया था, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि आरसीएच प्रोग्राम की फेज फर्स्ट कब आई थी, तो आप याद रखना 15 अक्टूबर 1997 को इसकी फर्स्ट फेज आई थी। 15 अक्टूबर 1997 को। अगर पूछा जाए कि आरसीएच प्रोग्राम की सेकंड फेज कब आई थी, तो 1 अप्रैल 2005 को इसकी आरसीएच की सेकंड फेज आई थी। 1997 के अंदर यूआईपी को आरसीएच के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। और आरसीएच की फर्स्ट फेज कब आई थी? 15 अक्टूबर 1997। और आरसीएच की सेकंड फेज कब आई थी? 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ मैं। 1997 के बाद 2002 में 2002 में हेपेटाइटिस वैक्सीन को स्टार्ट किया गया। हेपेटाइटिस वैक्सीन को स्टार्ट किया गया। और ये जब स्टार्ट की गई थी तब 10 स्टेट की 33 डिस्ट्रिक्ट में शामिल थी। 33 डिस्ट्रिक्ट थे 10 स्टेट के, उसमें आप ये शामिल किया गया था।
10 स्टेटों के 33 डिस्ट्रिक्ट में ये स्टार्ट की गई थी हेपेटाइटिस 2002 के अंदर। और उसके बाद 2005 के अंदर 2005 के अंदर 2005 के अंदर इम्यूनाइजेशन यूआईपी को 2005 के अंदर यूआईपी को एनएचएम में शामिल कर दिया गया, एनआरएचएम में शामिल कर दिया गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इसे शामिल कर दिया गया। और एनआरएचएम स्टार्ट कब हुआ था? तो आप कहोगे 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को एनआरएचएम स्टार्ट हुआ था। और 12 अप्रैल 2005 को ही 12 अप्रैल 2000 जीएसवाई स्टार्ट हुई थी। और 1 अप्रैल 2005 1 अप्रैल 2005 को 1 अप्रैल 2005 1 अप्रैल 2005 को इम्यूनाइजेशन जो एक प्रोग्राम आया था वर्ल्ड के अंदर वो 1974 के अंदर आया था। और जो एपीआई इंडिया के अंदर आया था वो आया था 1978 के अंदर। और यूआईपी प्रोग्राम आया था वो 1985 के अंदर आया था। और जो याद रखने हैं कि टाइफाइड वैक्सीन को 1978 के अंदर ऐड किया गया था और उसे रिमूव कर दिया गया टाइफाइड को 1985 के अंदर। और मीजल्स वैक्सीन को यूआईपी के 1985 के अंदर इसमें ऐड कर दिया गया। और टिटनेस वैक्सीन को 1982 के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इसे शामिल किया गया। और 1990 के अंदर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन स्टार्ट की गई। और 1992 के अंदर यूआईपी को सीसीएम के अंतर्गत ऐड किया गया था। और 1995 में पल्स पोलियो कंपेजियन प्रोग्राम आया था जिसका फर्स्ट राउंड था पल्स पोलियो कंपेजियन का फर्स्ट राउंड था 19 दिसंबर 1995 को। और इसका सेकेंड राउंड कब था? पल्स पोलियो कंपेजियन प्रोग्राम का सेकेंड राउंड था 20 जनवरी 1996। और 20 जनवरी 1996 को ही फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बनाया गया था। 20 जनवरी 1996 को ही फर्स्ट नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। नेशनल में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे मुझे कि इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है तो 10 नवंबर को वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे पूछे तो आपको 16 मार्च करना है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर पूछे इम्यूनाइजेशन डे वर्ल्ड के अंदर कब मनाया जाता है तो आपको आंसर करना है 10 नवंबर। ठीक है। और उसके बाद 1997 के अंदर यूआईपी को आरसीएस प्रोग्राम में इंक्लूड कर दिया गया था। 1997 के अंदर इम्यूनाइजेशन यूआईपी को 1997 के अंदर यूआईपी को आरसीएस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। इसका जो फर्स्ट प्रोग्राम आया था आरसीएस का वो आया था 15 अक्टूबर 1997 को। और आरसीएस की जो ये फर्स्ट फेज थी और सेकेंड फेज आई थी 1 अप्रैल 2005 को। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यूएपी को 2002 में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को 33 डिस्ट्रिक्ट और 10 स्टेट में स्टार्ट किया गया। हेपेटाइटिस बी को 2002 में हेपेटाइटिस बी को 10 स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। अब अपन बात करते हैं 2005 की। 2005 में क्या होता कि इस यूआईपी को
2005 में 2005 में UIP को 2005 में UIP को NRHM में इंक्लूड कर दिया गया था। UIP को NRHM के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। और अगर पूछे कि NRHM कब आया था, प्रोग्राम कब किया गया था, तो उसका आंसर होगा 12 अप्रैल 2005। NRHM कब आया था प्रोग्राम? 12 अप्रैल 2005 को। और 12 अप्रैल 2005 को ही आपका JSY आया था। 12 अप्रैल 2005 को ही जननी सुरक्षा योजना आया था, 12 अप्रैल 2005 को। और 2005 में ही आपका RCH की सेकंड पेज आई थी। RCH सेकंड पेज आई थी 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को। और 2006 के अंदर 2006 के अंदर जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था। और जब इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी फर्स्ट वैक्सीन ही लगती थी, फर्स्ट वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 के अंदर। ठीक है। अब मैं बात करूँ 2007 के अंदर, 2007 में हेपेटाइटिस बी जो 2002 में 33 डिस्ट्रिक्ट में लगते थे 10 स्टेटों के, अब वो आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 10 स्टेट में स्टार्ट कर दी। आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 10 स्टेट। पहले 2002 में ये 10 स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट में लगते थे। अब 2007 में से 10 स्टेट के आल डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट कर दिया गया। और 2010 के अंदर 2010 के अंदर मीजल्स वैक्सीन को स्टार्ट किया गया। मीजल्स वैक्सीन को स्टार्ट किया गया। मीजल्स वैक्सीन की सेकेंड डोज को इंट्रोड्यूस किया गया, स्टार्ट किया गया। और जो फर्स्ट डोज थी मीजल्स की वो कब लगती थी? 1985 के अंदर। ठीक है। आपको याद रखना है कि 2007 में आल डिस्ट्रिक्ट में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी की पहले 2002 में इसकी 3 डोज लगती थी, 6, 10 और 14 वीक पर, 6, 10 और 14 वीक पर। और 2007 के अंदर इसे 4 डोज में कर दिया गया, 3 डोज को 4 डोज कर दिया गया। पर ये बर्थ के ऊपर हो, एक बर्थ 6, 10 और 14 वीक पर और लगने लगी। ठीक है। उसके बाद 2011 के अंदर 2011 के अंदर 2011 के अंदर हेपेटाइटिस वैक्सीन है, जो हेपेटाइटिस वैक्सीन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया। पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गई 2011 के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन पूरे इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दी गई। और 2002 के अंदर ये 33 डिस्ट्रिक्ट में लगते थे 10 स्टेट के। और 2007 के अंदर ये आल डिस्ट्रिक्ट ऑफ 10 स्टेट में स्टार्ट कर दी गई। और 2011 के अंदर पूरी इंडिया में ये स्टार्ट कर दी गई। ठीक है। और 2011 के अंदर ही टाइप बी वैक्सीन एज पेंटावलेट वैक्सीन कर दिया गया। इसे टाइप बी एज पेंटावलेट वैक्सीन कर दिया गया। और ये जब पेंटावलेट वैक्सीन में स्टार्ट करी थी, तब 2 स्टेटों में स्टार्ट की गई थी, 2
स्टेट्स में कौन स्टार्ट किए गए थे। याद रखना है आपको, पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है, तो डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और हिप टाइप बी, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। पेंटा का मतलब होता है 5, इसमें 5 वैक्सीन शामिल होती है। आज आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है या इनमें से कोई कौन नहीं होती है। तो याद रखना है पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती है, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिप टाइप हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। और 2013 के अंदर 2013 के अंदर जो यूआईपी है 2013 के अंदर यूआईपी को नेशनल हेल्थ मिशन में इंक्लूड कर दिया गया, एनएचएम में इंक्लूड कर दिया गया 2013 के अंदर। और 2013 के अंदर ही जो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन 2 स्टेटों में स्टार्ट की गई थी, अब पेंटावेलेंट वैक्सीन 9 स्टेट में स्टार्ट कर दी गई। पेंटावेलेंट वैक्सीन को 9 स्टेटों में स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। और 2013 के अंदर ही जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज इंट्रोड्यूस की हुई, जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकेंड डोज को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और 2014 के अंदर 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अगर इसकी डेट पूछे मिशन इंद्रधनुष की तो स्टार्ट किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। और 2014 के अंदर ही याद रखना है, 2014 के अंदर ही इंडिया एंड SEAR साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री कर दिया गया था। इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री कर दिया गया था, पोलियो फ्री कर दिया गया था 2014 के अंदर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन को पोलियो फ्री कर दिया गया था। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि इंडिया को पोलियो फ्री कर दिया गया तो आपको आंसर करना है 27 मार्च 2014 को। इंडिया जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, इंडिया पोलियो फ्री कब हुआ, तो 27 मार्च 2014 कब हुआ, 27 मार्च 2014 को, ठीक है। उसके बाद 2015 के अंदर आपकी जो पेंटावेलेंट वैक्सीन थी जो 2013 में जो 9 स्टेट में स्टार्ट किए गए थे, अब 2015 के अंदर पेंटावेलेंट वैक्सीन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया, पूरे इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया गया। पेंटावेलेंट वैक्सीन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया, पेंटावेलेंट वैक्सीन को यूनिवर्सलाइज कर दिया गया 2015 के अंदर। और 2016 के अंदर 2016 के अंदर 2016 के अंदर रोटा वायरस वैक्सीन स्टार्ट की गई, रोटा वायरस 2016 के अंदर रोटा वायरस वैक्सीन को स्टार्ट किया गया। कितने स्टेट में स्टार्ट किया गया, 4 स्टेट में, कितने स्टेट में, 4 स्टेट में स्टार्ट किया गया। और 2017 के अंदर एमआर वैक्सीन, मीजल्स और
रूबेला। एमआर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया, एमआर वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया। और पीसीवी 2017 के अंदर तीसरी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन को 2017 के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया गया। और 2017 के अंदर ही परमिशन एएनएम को परमिशन टू एएनएम टू एडमिनिस्टर एड्रेनालिन इंजेक्शन अंडर AEFI। AEFI क्या है? एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। AEFI मींस एडवर्स इफेक्ट ऑफ फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। AEFI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। AEFI एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन। 2017 के अंदर एएनएम को एडिनल इंजेक्शन लगाने की परमिशन दी गई। किसके अंदर? एडवर्स इफेक्ट फ्लोइंग इम्यूनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद ये आपके हो गए इम्यूनाइजेशन, माइलस्टोन ऑफ इम्यूनाइजेशन। उसके बाद अपन कुछ वैक्सीन की कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है वो अपन पढ़ेंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ इम्यूनाइजेशन। क्या क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं इम्यूनाइजेशन के? क्या आप याद रखना है आपको हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेशन कि ऑल लाइव वैक्सीन आर contraindicated। All live vaccine are contraindicated in pregnancy। All live vaccine are contraindicated in pregnancy। Expect yellow fever। जो लाइव वैक्सीन होती है वो क्या प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर फिर भी आपको कोई वैक्सीन लगानी पड़े तो कौन सी वैक्सीन लगा सकते हो आप? येलो फीवर। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है कि ऑल लाइव वैक्सीन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड in HIV and AIDS। जो लाइव वैक्सीन होती है वो HIV और एड्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। अगर फिर भी कोई वैक्सीन आपको लगानी पड़े लाइव वैक्सीन तो आप कौन सी वैक्सीन लगा सकते हो? BCG। कौन सी वैक्सीन लगा सकते हो? BCG। तीसरा पॉइंट है इसमें कि डायरिया के अंदर कोई भी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है। और अगर आपसे पूछे कि फीवर में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? फीवर में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? टाइफाइड। तीसरा पांचवा पॉइंट है इसमें कि अगर किसी को एग एलर्जी हो
या नियोमाइसिन से एलर्जी हो, एक एलर्जी हो, नियोमाइसिन से एलर्जी हो, तो कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? तो आपकी फर्स्ट चॉइस तो रहेगी आपका, और सेकंड चॉइस क्या रहेगी आपकी? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, किसी को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो कौन सी वैक्सीन आपको नहीं देनी है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? आपका आंसर क्या होगा? पर्टुसिस। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? पर्टुसिस। और किसी का एलबीडब्ल्यू कोई हो, लो बर्थ वेट हो, बेबी हो, लेकिन उसका वेट अगर 2 kg से कम है, अगर किसी बेबी का वेट 2 kg से 2 kg से कम है, तो उसे कभी भी आपको हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देनी है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपको नहीं देनी है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है। अब कुछ इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हैं कॉमन, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते रहते हैं। साइड इफेक्ट देखते हैं वैक्सीन के। साइड इफेक्ट जो आपकी किल लाइव वैक्सीन है, किल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, किल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, उसका कौन साइड इफेक्ट क्या होता है? जीबी सिंड्रोम, गुलियन-बेलियर सिंड्रोम। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? जीबी सिंड्रोम या गुलियन-बेलियर सिंड्रोम। और लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? लाइव इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? लो ग्रेड फीवर, और अर्टिकेरिया। बीसीजी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? बीसीजी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? स्पॉटिलिटिस, एडिनोइटिस और ऑस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है। और मीजल्स या मीजल्स में रुबेला का साइड इफेक्ट क्या होता है? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का साइड इफेक्ट क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी। अगर अब अपन आगे डिस्कस करते हैं, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि कौन सी लाइव वैक्सीन है, कौन सी बैक्टीरियल वैक्सीन, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी किल्ड वैक्सीन है, उनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन। टाइप ऑफ वैक्सीन आपको याद है, 3 प्रकार की वैक्सीन होती है: लाइव वैक्सीन, किल वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन। फर्स्ट वैक्सीन है लाइव
एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मतलब क्या है? लाइव का मतलब कोई भी लाइव ऑर्गेनिज्म या जिंदा ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, लेकिन उसकी एटेन्यूएटेड का मतलब क्या है कि उसकी पैथोजेनिसिटी, उसकी डिजीज जो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, उसकी डिक्रीज होती है। ठीक है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कौन सी लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, कौन सी लाइव किल्ड वैक्सीन है। पहले तो आपको याद करनी है लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम। बी से क्या बनता है आपका, BCG, ओ से OPV, येलो फीवर, और एल से आपका लाइव वैक्सीन होता है, एल से लाइव वैक्सीन, और टी से टाइफस वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, और सी से चिकन पॉक्स, और आर से रूबेला, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, और ई से एपिडेमिक टाइफस, याद रखना है बॉय लव द क्राइम, बॉय लव द क्राइम। बी से BCG, ओ से ओरल पोलियो वैक्सीन, वाई से येलो फीवर, एल से लाइव वैक्सीन, और टी से टाइफॉइड वैक्सीन, सी से चिकन पॉक्स, आर से रूबेला, आई से